गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर चल रहा था जंतुओं एवं पौधों का संरक्षण के बारे में, जिसमें वनीकरण पुनर्वनीकरण पढ़ना है हमें कि दोबारा वनों की स्थापना कैसे करें। देखो कैसे करते हैं फिर। तो देखो इस क्रम में कौन सा पुनर्वनीकरण। अब ये पुनर्वनीकरण कैसे होगा? इस क्रम में नष्ट किए गए वनों को फिर से जीवित करने के लिए फिर से पेड़ों के पौधों का फिर से रोपण किया जाता है। मतलब एक बड़ा पेड़ होगा, हमने काट दिया है ना, अब हमें दुख पहुंचा। हमें क्यों पहुंचा? मैंने कहा यार हमने तो पेड़ काट दिए, तो हमने क्या किया, उसी की कुछ भाग हुए, उनके छोटे छोटे भाग 2-4 ठो पेड़ लगा दिए, यानी वृक्षारोपण कर दिया। ठीक है। पौधे, छोटे छोटे पेड़ों को कहते हैं पौधे, और बड़े नॉर्मल को कहते हैं पेड़, और सबसे बड़े को कहते हैं वृक्ष। ठीक है। भारत में वनों के संरक्षण के लिए निम्न नियम लागू किए गए हैं। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। सन 1972 में वन्य जीव संरक्षण कानून बना। तो पहला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण, देखिए, तो वन्य जीव संरक्षण कानून, ये क्या है? वन्य जीव संरक्षण कानून कब बना? सन 1972 में, यानी 1972 में ये बना। तो ये वन्य जीव, तो ये किन के लिए हो गया? जंतुओं के लिए हो गया ना, क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा, वन्य जीव, तो ये जंतुओं के लिए हो गया। अब इसके बाद एक कानून बना, कब? 1980 में। 1980 में जिसे कहा जाएगा वन संरक्षण अधिनियम। ये क्या है? ये अधिनियम है। चलो इसे भी कानून कह दो, वैसे ये भी अधिनियम होते हैं लेकिन कानून कह दो। लो, वन संरक्षण कानून कब बना? 1980 में, और वन्य जीव संरक्षण 1972 में। अब इसके बाद 1982 में एक कानून बना। 1982 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीवन, भारतीय मतलब भारत के बारे में होगा, है ना। वन्य मतलब वन में रहने वाले, वन से रिलेटेड, वन्य जीव जीवन संस्थान, भारतीय वन्य जीवन संस्थान की स्थापना कब हुई? 1982 में। इसको इंग्लिश में भी याद करना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अगर इसे शॉर्टकट में लिखें तो देखो ना, WLII, क्या कहेंगे? WLII। ठीक है। तो पहला फैक्ट पुनर्वनीकरण में हमें मिला। पुनर्वनीकरण पहली चीज होता क्या है, पहले ये समझो। पेड़ पौधों मतलब पेड़ों को दोबारा पौधों के रूप में रोपण करना, यानी लगाना, क्या कहेंगे? पुनर्वनीकरण। ये हो गया। अब पुनर्वनीकरण के लिए पहले कौन सा कानून आया? तो जंतुओं के लिए आया कौन सा? वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 में आया। और वन के लिए कब आया? तो ये 1980 में आया, वन संरक्षण कानून। अब इसके बाद एक संस्थान की स्थापना की गई 1982 में। 1982 में
1982 में। भारतीय वन्य जीवन संस्थान, तो इंडिया मतलब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऐसे याद हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अब पुनर्वनीकरण में जब ये कानून बन गए, मतलब वन्य जीव संरक्षण का कानून आ गया, वन संरक्षण का कानून आ गया, और संस्थान की भी स्थापना हो गई, मतलब एक ऑफिस खुल गया। अब ये ऑफिस क्या करेगा, इन दोनों कानून को लागू करवाएगा, लागू कराएगा। तो अब ऐसे तो कहेगा नहीं कि भाई लागू हो गया बस हो गया छोड़ दो, अब कुछ ना कुछ एक्शन तो लेगा। तो उसने क्या किया है, संविधान में, हमारी जो संविधान में वन्य जीवों के शिकार को प्रतिबंधित किया गया। तो वन्य जीवों के शिकार में, तो ये इसकी चर्चा कहाँ पे है, संविधान में। तो संविधान में किसकी चर्चा की गई है, वन्य जीवों के शिकार पर रोक, ऐसा कहा जा सकता है, शिकार पर रोक। ठीक है। अब अक्टूबर का जो महीना होता है हर साल, अक्टूबर का जो महीना होता है उसका प्रथम सप्ताह है, कौन सा सप्ताह है, प्रथम सप्ताह है। अक्टूबर का जो पहला महीना होता है यानी प्रथम सप्ताह है, उसको वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को क्या कहा जाएगा, वन्य जीव सप्ताह। अगर कहा जाए कि निम्नलिखित में से किस महीने को वन्य जीव सप्ताह कहते हैं, तो अक्टूबर को। अक्टूबर के किस माह को, वो किस सप्ताह को, प्रथम को। अब जब ये इतना हो गया, कानून बन गए, वन्य जीव के लिए हो गए, वन संरक्षण के लिए हो गए, भारतीय वन जीवन संस्थान भी हो गया, मतलब एक ऑफिस भी खुल गया। अब ये ऑफिस क्या करेगा, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करेगा, राष्ट्रीय उद्यान बनाएगा। राष्ट्रीय उद्यान को बोलते हैं NATIONAL, नेशनल पार्क, PARK। बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान बनाएगा, यही बहुत सारे अभयारण्य बनाएगा, अभयारण्य। अब ये अभयारण्य क्या होता है, क्या होता है, सुना है कभी, है सुना है, नहीं सुना। तो ये होते हैं राष्ट्रीय उद्यान से छोटे। जब अभयारण्य बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया जाता है, मतलब वहाँ पे जीवों की संख्या बढ़ गई। अब जैसे मान के चलो हमारे आसपास कोई अच्छा वन है, जंगल है, अब जंगल है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे अच्छे अच्छे जीव जंतु भी आते हों तो बस तुरंत हो जाएगा। ये वन होना चाहिए इसके लिए पहले, अच्छा बड़ा क्षेत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर में तुम्हारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन जाएगी या तुम्हारी ये बन जाएगी, नेशनल पार्क बन जाएगी। इसको बोलेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। तो पुनर्वनीकरण के लिए, पुनर्वनीकरण क्या होता है, पौधों को दोबारा लगाना, रोपण करना। अब इसके लिए क्या किया गया, जंतुओं के लिए क्या किया गया, वन्य जीव संरक्षण, इसको हटा दो, लो ऐसे लिख लो, वन्य जीव संरक्षण कानून बनाया गया 1972 में। वन संरक्षण कानून कब बनाया गया, 1980 में। इन दोनों कानून को लागू करवाने के लिए भारतीय वन्य जीवन संस्थान बनाई गई 1982 में। ये क्या करेगा, ये राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क बनाएगा, अभ्यारण्य की स्थापना करेगा। ठीक है। अब संविधान में हमारे क्या है, वन्य जीव के शिकार पर रोक लगाई गई। संविधान ही एक ऐसी चीज है, मतलब एक संविधान ही है जो सबको बांधे भी रखे और आज़ादी दिए है। अब जैसे हम यहाँ घूम रहे हैं, हम आज़ाद है, क्यों, क्योंकि हमारा कानून आज़ादी दिए है, इसलिए। देखो ठीक है। अब वनों एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण,
हमने ये देख लिया कि हमारा क्या हो गया, कानून बन गए, हमारे संस्थान भी खुल गई, हमारे संविधान में चर्चा भी कर दी कि शिकार नहीं करना है। और हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि ये अक्टूबर का पहला सप्ताह जो होता है उसे वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अब वनों एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण कैसे होता है, तो यहाँ देखो, वनों एवं वन्य प्राणियों की उपयोगिता जीवन के लिए आधारभूत है। इनका संरक्षण निम्न विधियों से करना आवश्यक है। अब कैसे? नियम द्वारा संरक्षण। अब जैसे नियम बन गए ना, अब नियम और बनाएंगे हम। कैसे नियम? जैसे पेड़ों को काटने एवं जीव जंतुओं के शिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को नियम बनाकर उनको लागू कराना चाहिए। तो अब हमें इनका संरक्षण करना है। किनका? वन्य जीवों का। तो पहले तो क्या होगा, नियम बनाएंगे हम। अब नियम बनाएंगे तो कौन लागू करवाएगा? सरकार करवाएगा। अब ये कैसे नियम होंगे? जब ये नियम लागू हो जाएंगे तो इन नियम में क्या होगा कि वनों की मतलब जीव जंतुओं की या वनों की कह दें, इनके शिकार पर, जैसे कि वनों को क्या किया जाएगा? शिकार किया जाएगा, क्या काटा जाएगा, तो कटाई पर रोक हो जाएगा। और वन्य जीवों का वो किया जाएगा शिकार, तो क्या इन पर रोक लगा दिया जाएगा। ठीक है। तो कानून बन गए। अब कानून बन गया तो हम और तुम थोड़ी लागू करने जाएंगे, कौन करेगा? सरकार। ठीक है। ठीक है। अब दूसरा तरीका है इसका पुनर्वनीकरण। अभी जो पढ़ा है हमने, पुनर्वनीकरण। अब पुनर्वनीकरण में तो पता है क्या होता है? पौधारोपण करना, यानी पौधों का रोपण करना, दोबारा पेड़ लगाना, यही होता है पौधारोपण करना। इस प्रक्रम में वनों को पुनः लगाया जाता है। निर्वनीकरण क्षेत्र में पुनर्वनीकरण प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है या वृक्षारोपण कर इसमें तेजी लाई जा सकती है। देखो, अब जैसे खाली मैदान पड़ा है तो कुछ देखे होंगे पेड़ ऑटोमेटिक हो आते हैं जमीन में, वहाँ तो वो करना नहीं पड़ता है। तो पौधों का रोपण दो प्रकार से हो जाएगा। एक तो जब हम लगाएंगे, हम मतलब हम, और एक प्रकृति लगा देगी। बारिश होती है तो नए पेड़ पौधे उगाते हैं, भले वो आलतू फालतू हों, लेकिन है तो भले और फायदे के। ठीक है। तो प्रकृति भी लगा सकती है और हम भी लगा सकते हैं, पौधों का रोपण मतलब कर सकते हैं, पुनर्वनीकरण। ठीक है। तो पहला तो है कि नियम बनाए जो सरकार लागू करेगी, पुनर्वनीकरण करें। पुनर्वनीकरण क्या कहलाता है? पौधों का रोपण कहलाता है। प्रकृति और हम करेंगे। फेंक के मार कर घलेगा। हम बहुत मुंह बंद करके अपने सवाल हल करो। जंगली आग से सुरक्षा। अब तीसरा तरीका क्या हो गया? जंगली आग से सुरक्षा। अब ये जंगली आग क्या है? जैसे जंगली भैया जानवर तो सुने हैं, जंगली आग से सुरक्षा। देखो, सरकार को जंगली आग से वनों एवं वन्य जीवन को बचाने के लिए वन विभाग को समुचित संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए। देखा होगा कि जंगलों में आग लग जाती है। अब लग गई सो लग गई, अब ये थोड़ी हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? देखो, आग लग गई सो लग गई, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसकी सुरक्षा, जंगली आग से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? सरकार हम लोगों मतलब जो फॉरेस्ट विभाग के लोग होते हैं उनको सामान दिया जाना चाहिए, मतलब क्या? संसाधन। तो सरकार को संसाधन प्रदान करवाना चाहिए। अब कैसे संसाधन? अब ये बताओ, आग लग जाएगी तो सरकार हमें क्या माचिस और पेट्रोल प्रोवाइड कराए ताकि और बढ़वाएं? क्या करवाएगी सरकार? क्या करवाएगी? जो सिलेंडर आते हैं वो उसका यूज कर सकते हैं, और भी तरीके होते हैं। ठीक है। तो सरकार को संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए। अब ये तो पता है ना
किस लिए? बुझाने के लिए, ना कि उल्टा लगाने के लिए। ठीक है। अब है जातीय एवं सामाजिक स्तर पर प्रयास। अब जातीय, देखो बहुत सुना होगा, चिपको आंदोलन सुना होगा। ठीक है, अमृता देवी जो थी, हाँ, का मतलब 1731 में वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। किसने? हाँ हाँ हाँ। तो अब ये 3 प्रयास तो हमने कर लिए। चौथा हमारा प्रयास है जातीय स्तर पर। जातीय कह दे, अब जैसे वो तो अलग जाति की थी ना, और या जातीय स्तर कह दे या सामाजिक स्तर भी कह सकते हैं, मतलब सामाजिक रूप से भी हम ट्राई करेंगे। समाज के लिए, हित के लिए काम, सामाजिक स्तर पर प्रयास। अब कैसे प्रयास करें? तो ऐसे प्रयास करेंगे कि एक महिला थी, क्या नाम था उन महिला का? अमृता देवी। अब ये कितने की बात है? 1731 की बात है। तो 1731 में अमृता देवी ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है। सामाजिक स्तर पर वनों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन का प्रारंभ 1973 में। अब एक तो अमृता देवी आई और एक आया है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन अब कब स्टार्ट हुआ? तो 1973 में। याद भूल जाए तो जब कानून बना था उसके 1 साल बाद। ठीक है, याद भूल जाए तो 1 साल बाद चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो कब, कहाँ हुआ था? ये उत्तरांचल राज्य के चमोली जिले में हुआ था। उत्तरांचल, देखो उत्तरांचल कह दो या उत्तराखंड कह दो, ठीक है, पहले उत्तरांचल चलता था। उत्तरांचल राज्य के कौन से? चमोली जिला में। चमोली जिला, ये जिला है। ठीक है, उत्तरांचल राज्य के चमोली जिला में क्या हुआ? चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसमें गांव के लोग वनों की अवैध कटाई को रोकने हेतु वनों के चारों ओर चिपक गए थे। तो इसका नाम भी क्यों पड़ा चिपको आंदोलन? क्योंकि इसमें लोग वृक्षों से चिपक गए थे। क्यों चिपक गए थे? रक्षा के लिए। ठीक है। तो उत्तरांचल कह दो या फिर उत्तराखंड आ जाए तो उत्तराखंड भी कहा जा सकता है। वैसे तो हमने इसमें नाम सुना है सुंदरलाल बहुगुणा का। सुना है तुमने? नहीं सुना? देखो 1973 आ जाए, 19, कुछ लोग कहते हैं कि 1975 भी है, तो डाउट, अगर वहाँ 1973 ना आए तो 1975 आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 1975 भी मिलता है। तो इसमें देखो हुआ क्या था, अगर चिपको आंदोलन सुनना हो तो इसमें एक पर्यावरणीयविद थे, मतलब पर्यावरण के बारे में जानकारी रखने वाले वैज्ञानिक टाइप के। तो वो क्या थे? वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। तो ये चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में? देखो ये जातीय व सामाजिक स्तर पर प्रयास किसके द्वारा किया गया था? अमृता देवी 1731 में। चिपको आंदोलन की शुरुआत की, मतलब मेन कौन है उसमें? मेन कौन हुआ? सुंदरलाल बहुगुणा। लिख दे, ये चिपको आंदोलन के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ये आते हैं। देखो हैं तो वो 2-3 लोग, लेकिन इनका नाम ज्यादा आएगा। सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था। मेन नाम आएगा तो सुंदरलाल बहुगुणा का। ठीक है। इसमें 2400 अधिक पेड़ों को काटा जाना था।
ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि 27 जो महिलाएं थी उन्होंने वे चिपक गए थे। अब चिपक गए तो क्या होंगे, वे काट थोड़ी देंगे, है ना। तो लगभग कितने पेड़ों को काटा जाना था, 2400 पेड़ों को। ठीक है, अब प्राकृतिक आवास का संरक्षण, इसके अंतर्गत वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। अब प्राकृतिक आवास का मतलब क्या है, जैसे 4 हो गए, 5वां है प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक आवास, आवास का संरक्षण, प्राकृतिक आवास का संरक्षण। अब प्राकृतिक आवास क्या होगा, प्रकृति में रहने वाला आवास। अब जैसे प्रकृति में रहने वाले आवास में क्या आ जाएगा, वन्य जीवों के लिए जैसे आ जाएगा तुम्हारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, मतलब अभयारण्य होते हैं, अभयारण्य, अभयारण्य हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, राष्ट्रीय उद्यान अभी बताया था ना, हाँ वो नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, जैव मंडल आरक्षण हो गया, जैव मंडल आरक्षण हो गया, जैव मंडल आरक्षण हो गया। तो आदि स्थान स्थापित किए गए हैं जिनमें प्राकृतिक परिवेश में पादपों एवं जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। तो ये जो स्थान होते हैं वो सरकार की देखरेख में होते हैं। तो क्या करते हैं इसमें, वैसे तो राष्ट्रीय उद्यान में 3 जोन होते हैं, अगर बात करें कुछ इस टाइप का होता है, जैसे हमारा एरिया हो गया ये इस टाइप का होता है ये, ठीक है, मतलब गोल नहीं होता है, एक एरिया बता रहे हैं। इस वाले में कोई इंसान नहीं जाएगा, क्यों, यहाँ खतरनाक जीव जंतु रहते हैं, जाओगे तो खा लेंगे। इस वाले में जो ये बाहरी वाला है ये सब कोई जा सकता है, सब कोई जा सकता है। जो बीच वाला है इस पे घूमा जाएगा, वो भी सफारी के द्वारा, वो होती है जिप्सी वगैरह, उसमें घुमाया जाता है ना, तो ये इस एरिया में घुमाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना कि वैसे अभी इसमें होगा तो बता देंगे, बाकी इसमें 3 स्तर में बांटा जाता है इसको, किसको, राष्ट्रीय उद्यान को, जैसे पन्ना में हो। ठीक है, तो बस अब वनों एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है, नियम बना के, जो सरकार लागू कराएगी, सरकार ही तो लागू कराएगी। दूसरा है पुनर्वनीकरण, यानी पौधों का रोपण करके, कौन करेगा, हम भी कर सकते हैं, प्रकृति भी कर सकती है। जंगली आग किससे सुरक्षा होना चाहिए, अब जंगली आग से सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, लग गई सो लग गई आग, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सरकार को संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए हम लोगों को, ताकि हम बुझा सकें। अब ऐसा तो है नहीं है कि वहाँ एक कलसिया ले ली और उठा के पानी ढार दिया तो बुझ जाए, छोटी मोटी आग थोड़ी है। तो हर जंगल में क्या होता है, फॉरेस्ट विभाग होता है। तो फॉरेस्ट के पास कुछ ऐसी संसाधन होने चाहिए जिससे अगर आग लग भी जाए तो बुझाने में काम आए। ठीक है, अब देखो, चौथा है जातीय व सामाजिक स्तर पर कार्य करना चाहिए, यानी प्रयास करना चाहिए। जैसे अमृता देवी, उन्होंने 1731 में अपने प्राण दिए थे। क्यों दिए थे, वृक्षों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, अब एक नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा का। सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1973, 75 भी आ जाए तो लिख देना, लेकिन 73 है, जहां तक 99% ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ, और ये कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड के चमोली जिला में। कितने पेड़ों को काटा जाना था, 2400 पेड़ों को। और कितनी महिलाएं चिपकी थी, 27 महिलाएं चिपकी थी। ये हमने बहुत बेसिक से बता दिया। ठीक है, हाँ, अब 5वां आता है प्राकृतिक आवास का संरक्षण करके हम पेड़ों को, वन्य जीवों को संरक्षित कर सकते हैं। कैसे, जैसे प्राकृतिक आवास का मतलब क्या होता है, जैसे अभयारण्य हुए, सरकार की देखरेख में उनको भोजन उपलब्ध कराते हैं टाइम टाइम पर, है ना। अब भले ये शेर है, अब शेर को ये थोड़ी है कि घर पे बनी सब्जी खिला दो, है ना, शेर को तो चाहिए वही, है ना, चिकन। राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जैव मंडल हो गए, ये सब क्या करते हैं, ये वनों को और वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं। ये वन्य जीवों का संरक्षण 5 प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, अब जैव विविधता के बारे में आते हैं।
तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैव विविधता का मतलब होता है, देखो आप सुन लो पहले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव एवं इनमें पाई जाने वाली पारिस्थितिकीय संरचनाएं, जटिलताएं एवं विभिन्नताएं जैव विविधता कहलाती है। विस्तृत रूप में यह किसी स्थान पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों, जंतुओं एवं पादपों में विभिन्नताएं होती है। नहीं समझ में आया, हमें खुद नहीं आया, लेकिन हम बताए दे रहे। जैसे शेर होता है, शेर का खाना कुछ और है। अब देखना, पहले उगा क्या, घास, घास को खाया छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ने, जैसे किसका नाम ले लें, टिड्डे ने, टिड्डा होता है, खा लिया। अब टिड्डे को कौन खाएगा, देखोगे छिपकली वगैरह खा ली जाती है, छिपकली वगैरह कौन खाएगा, छोटे और बड़े जानवर खाएंगे, मतलब एक एग्जाम्पल है। और बड़े जानवर किन्हें खाएंगे, और बड़ों को खाएंगे। जैसे सुना होगा शेर कोई भी चल जाएगा, लेकिन चिकन होना चाहिए, कोई भी चल जाएगा, ठीक है, चिकन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि घास उग गई सो खा लो, यहाँ नहीं खाता है। तो पहले उगी गाजर, गाजर खा गया खरगोश, खरगोश को खा गया लोमड़ी, अब लोमड़ी को खाएगा शेर। यही होता है, इसे ही बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ये इस शब्द का मतलब समझा रहे थे हम। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जिसमें छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक के उपभोक्ता, मतलब खाने वाले रहते हैं। अब शेर को कौन खाएगा, शेर या तो शिकारी द्वारा मारा जाएगा, है ना, या फिर चील कौआ खा जाएंगे, यही है एक रास्ता। लेकिन शेर का शिकार कोई जानवर कर सकता है, नहीं कर सकता है। वो बात अलग है कि शिकारी मार जाए तो वो अपने मतलब की चीज़ ले जाएगा, बस छोड़ जाएगा बाकी, है ना। शेर में क्या जरूरी रहता है, खाल होती है। हाथी में दांत, गेंडे में सींग, जो नाक जैसी होती है, एक सींग होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है, अगर पड़ जाए पीछे तो उठा के फेंक दे, उसी से उससे बड़े बड़े और छोटे छोटे जानवर सब डरते हैं। वो एक ऐसा है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिप्पोपोटेमस, हाँ ये कहते हैं, ठीक है। तो अब पृथ्वी पर उपस्थित जैव विविधता का संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। एंडेमिक जाति, वैज्ञानिकों ने खोजा कि कुछ जीव, कैसे जीव, पादप एवं जंतु पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं। इन सजीवों को एंडेमिक जाति कहते हैं। तो एंडेमिक जाति क्या है, एंडेमिक जाति एंडेमिक जाति की बात करें क्या होती है एंडेमिक जाति। तो वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि कुछ पादप और जीव कुछ विशेष स्थान पर रहते हैं या फिर होते हैं या रहते हैं। अब पादप थोड़ी रहने जाएंगे, पादप तो उगेंगे और जीव रह सकते हैं, ठीक है। तो इन सजीव, जो सजीव होते हैं उनको एंडेमिक जाति कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विशेष स्थान पर पाए जाते हैं। साल, जंगली आम, पंचमढ़ी की वनस्पति की एंडेमिक जातियां हैं। तो पंचमढ़ी में, जैसे एग्जाम्पल के लिए बात कर दे, तो पंचमढ़ी कहाँ है, पहले ये बता दो हमें, पंचमढ़ी कहाँ है, कौन से राज्य में है। मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी कहाँ है, यहीं है, ठीक है। तो जो, अच्छा साल सुना, साल का पेड़, शीशम, सागौन, हाँ ऐसे ही साल होता है, ठीक है। साल हो गया, जंगली आम हो गया। अब आम तो बहुत खाए होंगे, एक जंगली आम भी होता है, जंगली आम हो गया। ये सब कहाँ, पचमढ़ी की वनस्पति की एंडेमिक जातियां हैं। तो ये किसकी हैं, पचमढ़ी की वनस्पतियां, वनस्पतियां। और कौन सी वनस्पतियां, एंडेमिक जाति की।
तो एंडेमिक जाति के अगर एग्जाम्पल आ जाए तो कौन सा? साल, जंगली आम। और पचमढ़ी की एंडेमिक जाति कौन सी है या प्रजाति कौन सी है? तो साल है, जंगली आम है, याद रखना। ठीक है, अब आया वन्य जीव विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखो वन्य जीव विहार क्या होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होगा? इसकी स्थापना का उद्देश्य विशेषकर वन्य जीवों का संरक्षण होता है। ठीक है, यहाँ लकड़ी काटने, पशु चराने आदि की कुछ क्षेत्रों में सशर्त अनुमति होती है। इसकी स्थापना व नियंत्रण प्रदेश सरकार करती है। वर्तमान में हमारे देश में 531 वन्य जीव विहार हैं। तो वन्य जीव विहार हमारे मध्य प्रदेश में यानी वर्तमान में कितने हैं? 531। 531 क्या है? वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार है, वन्य जीव विहार है। कितने हैं? 531 है वर्तमान में अभी तक। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है? जैसे अभी हमने बताया था लकड़ी हर कोई नहीं काट सकता, लेकिन शर्तें होती हैं। उसने कह दिया इस एरिया के काट सकते हो, अंदर नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो लकड़ी काटना, शिकार करना, पशु चराना, तो इनके लिए जो शर्तें मतलब सशर्त बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? वन्य जीव विहार। और कितने हैं मध्य प्रदेश में? 531। ठीक है, अब राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कितने हैं? तो 103 नेशनल पार्क है। कहाँ? बताओ। अरे ये देश में है और ये भी देश में है। कितने? 103। कौन? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान पूरे देश में कितने हैं? 103। ठीक है, और वन्य जीव विहार कितने हैं? 531। अब राष्ट्रीय उद्यान भी देखो, ये वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं परितंत्र के संरक्षण दोनों के लिए सुनिश्चित होते हैं। इनमें मानवीय गतिविधियां मतलब कटाई, चराई एवं खेती पूर्णतः वर्जित होती है। तो यहाँ तो तुम चराई कर लो, कटाई कर लो, लेकिन शर्त के अनुसार। यहाँ नहीं कर सकते हो। तो कहाँ नहीं कर सकते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान में नहीं कर सकते हैं। यहाँ में शर्त के अनुसार कर सकते हो। सरकार से परमिशन लो, सरकार परमिशन दे तो सब कर लो। ठीक है। इसकी स्थापना एवं नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। हाँ, तो ये याद रखना, इसकी मतलब नियंत्रण कौन करता है? केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार। और इसकी कौन करती है? ये राज्य सरकार करती है। कौन सी सरकार? राज्य सरकार, राज्य या प्रदेश। ठीक है, सरकार। ठीक है। इस पे जो नियंत्रण है वो कौन करेगी? केंद्र सरकार। किस पे? राष्ट्रीय उद्यान पे नियंत्रण रखेगी केंद्र सरकार। लेकिन इसकी देख रेख कौन करेगा? मतलब एक गार्ड टाइप का देख रेख कौन करेगा? प्रदेश सरकार। कौन सा? प्रदेश सरकार। ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं। कल क्या है कि कुछ चीज़ें हमें छाट के बतानी है और अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा। टाइम आज कम हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो इतनी चीज़ें रिवाइज कर लो, एक बार देख लो। बाकी जितने फैक्ट हैं, जैसे ये फैक्ट हुए, ये फैक्ट हुए, वैसे तो हमने पता है ये जैसे इतना सा है, ये हमने 2 शब्द में निपटाया, उसमें 4 लाइनें हैं। अब इसमें क्या है? नियम बनाएगी। कौन बनाएगी? सरकार बनाएगी। और किसके लिए? किसके लिए है ये? पुनर्वनीकरण के लिए। तो बस तुरंत दिमाग में आ जाएगा किसके लिए, कौन बनाएगा? ये नियम बनाएगा। तो वहां पे क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा उसके लिए वन्य जीव संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो वहां में 3-4 ऑप्शन होंगे और उनमें से कोई एक ऑप्शन ये होगा। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, देखो। ठीक है।